हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भारत सिलेक्शन बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एडजेक्टिव में आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सम सिमिलर वर्ड्स। वर्ड्स देखने में सिमिलर तो होंगे लेकिन उनके बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को हम आज लोग जानेंगे और उनको हम लोग समझेंगे कि किस टाइप में जो एरर्स हैं वो पूछी जाती हैं और कैसे उन एरर्स को हमको अवॉइड करना है, सही यूज़ उनका कैसे करना है। तो पिछली क्लास में जो हमने ओल्ड की फॉर्म्स को पढ़ा था, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इसके साथ ही एल्डर और एल्डेस्ट, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ओल्ड के लिए हम कब ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करें और कब हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करें। ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या मीनिंग देते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट क्या मीनिंग देते हैं, क्या इनका सही यूज है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो ओल्डर और ओल्डेस्ट, इसका यूज पर्सन्स के लिए भी किया जाएगा और थिंग्स के लिए भी किया जाएगा। इसका यूज केवल पर्सन्स के लिए होगा और जिनमें क्या हो, ब्लड रिलेशन हो, रक्त संबंध हो, है ना। सेंटेंस एक लिए हमने लिखा, मिस्टर रस्तोगी इज देन मिस्टर वर्मा। शी इज टू हर ब्रदर। अब यहां पर ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ओल्डर और एल्डर, ओल्डर और एल्डर, तो अब यहां पर दैन या टू का यूज किया है। तो अगर एल्डेस्ट लिखा होता, ओल्डेस्ट लिखा होता तो उस पर हमको सोचना ही नहीं था। हमको यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री जब यहाँ पर दी गई तो ओल्डर भी लिखा है और एल्डर भी लिखा है। तो सेंटेंस आपका क्या कह रहा है कि मिस्टर रस्तोगी इज, उसके बाद फिर देन मिस्टर वर्मा। तो अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि दो अलग अलग ये मेंबर्स हैं, स्टाफ में हैं या क्लब में हैं, और इनको क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर रस्तोगी जो है ज़्यादा उम्र के हैं किसकी तुलना में, मिस्टर वर्मा के। तो यहाँ पर इस के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, इज ओल्डर दैन। ओल्डर के बाद हम दैन का यूज़ करते हैं और ये हो जाएगा मिस्टर रस्तोगी इज ओल्डर दैन मिस्टर वर्मा। यहाँ पर क्या लिखा है, शी इज़, उसके बाद फिर टू हर ब्रदर। अगर हमको ये कहना है कि वो अपने भाई से बड़ी है, अपने भाई से बड़ी है, तो शी के लिए हमने यहाँ पर हर का यूज़ कर दिया और हर ब्रदर यहाँ पर लिखा गया। ब्रदर के जेंडर से हम यहाँ पर हिज नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो शी इज़, उसके बाद फिर हर ब्रदर यहाँ पर लिखा है, टू का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ब्लड रिलेशन के बारे में बात है और हमको ये क्या लिखना पड़ेगा, एल्डर लिखना पड़ेगा। शी इज़ एल्डर टू हर ब्रदर। इसी तरह से ये बात किस में होती है, एल्डर और ओल्डर ये यूज किए जाते हैं दो के लिए, दो के लिए हमको यूज करना है। और अगर दो से ज्यादा के बारे में बात करनी है, अगर बात दो से ज्यादा में करनी है तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा एल्डर और एल्डेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एल्डर और ओल्डर के बारे में बात थी, फिर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, है ना। सेंटेंस अगर हमने ये लिख दिया, दिस इज द
बिल्डिंग इन द टाउन। ही इज द सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑप्शंस हमारे सामने क्या है? एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, यहां पर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो दिस इज द, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के बारे में बात आ रही, तो ये तो केवल पर्सन्स के लिए आता है, ये पर्सन्स के लिए भी आता है और थिंग्स के लिए भी आता है। ये पर्सन्स के लिए भी है और थिंग्स के लिए भी है। तो थिंग्स के लिए अगर ये है तो इसका मतलब हमको ओल्डर या ओल्डेस्ट में से कुछ यूज़ करना है। यहाँ पर द का यूज़ कर दिया गया है और आगे क्या है? ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पर हाँ, अगर हमको दो के बीच में चॉइस को दिखाना होता है तो हम द कंपेरेटिव के साथ लिखते हैं। आपने इसको आर्टिकल्स में पढ़ा था, जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, है ना। यहाँ पर ऐसी कोई चॉइस के बारे में नहीं बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स का, यहाँ पर ये क्या है? रिलेशन को ऑफ बता रहा है, चॉइस को नहीं बता रहा है। तो ही इज द, फिर सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अगर सन कहा गया है तो फिर ओल्डेस्ट का यूज नहीं करना है, क्या यूज कर देना है? एल्डेस्ट का यूज करना है। तो हम ये लिख देंगे द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। लेकिन जब यहां पर लिखा है दिस इज द, फिर बिल्डिंग इन द टाउन, तो फिर हम यहां पर एल्डेस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? ओल्डेस्ट लिख देंगे, यानी सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। तो ये बात हो गई यहां पर एल्डर और ओल्डर की, और इसी तरह से एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की। इसके बाद अगला जो वर्ड है हार्ड एंड हार्डली, ये दो वर्ड्स हैं, हार्ड और हार्डली। तो ये जो वर्ड आपका हार्ड है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जबकि जो वर्ड आपका हार्डली लिखा हुआ है, ये केवल एडवर्ब का काम करता है और ये एक नेगेटिव टोन को लिए हुए होता है। ठीक है ना। अब सेंटेंस इसको समझें। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। They work hard. ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों में जो हार्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, हार्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग तरीके से यूज की गई है ना। पहले में क्या है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये इज आपकी हो गई वर्ब, ये इज है वर्ब, और इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वर्क है। जैसे हम एक सेंटेंस ये लिख लें, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। तो यहां पर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो या तो कोई नाउन होता है और या फिर वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो वर्क है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। प्रोनाउन तो नहीं है ना। वर्क क्या है? नाउन है। ये जो वर्ड आपका है, ये वर्क आपका नाउन है। क्लियर हुई बात? तो वर्क इज वर्शिप जैसे हमने कहा, तो वर्क क्या हो गया? नाउन हो गया। तो अब यहां पर वर्क आपका सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो साथ ही साथ ये आपका क्या हो गया? नाउन बन गया। ये नाउन हो गया। और जब ये नाउन है
तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड हो गया, इसको हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। ये वर्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अगर हमने सेंटेंस ये कहा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो ऐसे में परिश्रम की विशेषता हो गई कि क्या, कैसा है वो, कठिन है ना, हार्ड है। तो हार्ड यहां पर हो गया आपका एडजेक्टिव। लेकिन अगर सेंटेंस हमने ये लिखा कि दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड यानी वे कठिन परिश्रम करते हैं, वे कठिन परिश्रम करते हैं, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट अभी हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो यहां पर दे आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, दे आपका हो गया प्रोनाउन। और इसके बाद जो वर्क आपने लिखा ये हो गया वर्ब, और वर्ब को जब मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आ गया तो हम इसको क्या कह देंगे, एडवर्ब। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क आपका हो गया है वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो हो जाएगा ये एडवर्ब। अच्छा, हार्डली यहाँ पर हम क्यों ना लिखें, दे वर्क हार्डली, हार्डली का मतलब ना के बराबर या मुश्किल से ही, जैसे ये एडवर्ब है और ये एक नेगेटिव इनोटेशन रखता है, जैसे ना के बराबर। हाँ, अब हार्डली का यूज एक देख लेते हैं, तब फिर समझ में आएगा। देयर इज हार्डली एनी वाटर in the jug. She is so tired that she can hardly walk. यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में हार्डली का यूज किया गया है, और हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, और ये हमेशा क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा एडवर्ब का। तो देयर इज हार्डली एनी वाटर, यहां पर अगर हम देखें तो वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया, एनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर। अगर ये किसी काउंटेबल नाउन के साथ हो तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। हार्डली एनी वाटर, मुश्किल से ही थोड़ा सा पानी या कुछ भी पानी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द जग, तो जग में मुश्किल से ही पानी है, मुश्किल से का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग हो रही है कि जो है भी और ना के बराबर ही है। यहाँ पर क्या कहा गया, शी इज सो टायर्ड, मतलब वह इतना थकी हुई है, दैट शी कैन हार्डली वॉक, या तो हम ये लिखते हैं कि शी कैन नॉट वॉक, मतलब वो नहीं चल सकती, या फिर हम क्या लिखते हैं, शी कैन हार्डली वॉक, मतलब चल भी सकती है तो ना के बराबर ही, है ना। तो ये एक नेगेटिव मीनिंग देने वाला क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो ये बात हो गई हार्डली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर दे दिया जाता है कि वहां पर हम हार्ड का यूज करें या हार्डली का यूज करें, है ना। He did not want to part with his hardly earned money। ठीक है, ये आपको दे दिया गया सेंटेंस, लिखा हुआ है ही डिड नॉट वांट, मतलब वो नहीं चाहता था, टू पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद दो चीज़ें होती। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी व्यक्ति से विदा लेना, अलग होना। पार्ट विद का मतलब किसी चीज़ से। तो यहाँ पर मनी क्या है, थिंग है, पर्सन तो है नहीं, तो इसलिए हम पार्ट फ्रॉम नहीं लिखेंगे, पार्ट विद लिखेंगे। तो ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज हार्डली अर्नड मनी। तो हार्डली की मीनिंग क्या होती है, ना के बराबर। हार्डली की मीनिंग क्या होती है, ना के बराबर। तो इस वजह से हार्डली अर्नड मनी लिखेंगे तो अर्न तो मतलब कमाया हुआ, तो ना के बराबर कमाया हुआ पैसा नहीं, बल्कि मुश्किल से या मुश्किल मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, हार्ड वर्क करके कमाया गया हुआ पैसा। तो ऐसे में हम हार्डली अर्न नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हार्ड अर्न लिखेंगे। रहेगा ये एडवर्ब ही, रहेगा एडवर्ब, लेकिन हार्डली नहीं। हार्डली का मतलब ना के बराबर, वो तो फिर नेगेटिव टोन देता है। तो हार्ड अर्न का मतलब क्या है, जिसको बहुत ही परिश्रम से, जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्डली नहीं कहा जाता परिश्रम करने के लिए कि वो कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क्स हार्ड। तो इसी तरह से हिज हार्डली अर्नड मनी नहीं कहा जाएगा कि ना के बराबर कमाया हुआ पैसा, बल्कि क्या है, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा। तो हार्ड अर्नड मनी कहा जाएगा, ना कि हार्डली अर्नड मनी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से समझ लीजिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज हार्ड अर्नड मनी सही होगा, हार्डली अर्नड मनी सही नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी हार्ड और हार्डली की, हार्ड और हार्डली की हमारी बात हुई है। इसके बाद फिर फास्ट, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। और ये जो फास्ट शब्द है ये हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं जब इसकी मीनिंग तेज के अर्थ में हो। बाकी ये नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। नाउन में क्या हो जाएगा, फास्ट, जैसे मेरा फास्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उपवास। ठीक है, तो ही केप्ट फास्ट फॉर 3 days, ही केप्ट फास्ट फॉर 3 days, तो इसका मतलब 3 दिनों तक उसने उपवास रखा। केप्ट वर्ब हो गया और फास्ट नाउन हो जाएगा। या हम वर्ब में यूज कर देंगे, वर्ब में हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम कह दें कि ही फास्ट्स, ही फास्ट्स, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग नवरात्रि। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, फास्ट मतलब वो उपवास रखता है, फास्टिंग करता है। तो अब वहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन जब तेज के अर्थ में है तो तेज के अर्थ में फास्ट जो है या तो एडजेक्टिव होगा और या फिर वो एडवर्ब होगा, है ना। ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले में क्या लिखा है कि ही इज अ फास्ट रनर, और दूसरे में लिखा हुआ है ही रन्स फास्ट। तो रनर क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये हो गया नाउन। मतलब यह है कि अगर हम क्या करते हैं, वर्ब प्लस ई आर या ए आर या ओ आर, अगर वर्ब के साथ ये सफिक्स अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे बन करके जो वर्ड हमारे सामने आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है ना। अगर किसी भी वर्ब में ए आर या ई आर या ओ आर अगर जुड़ा हुआ है तो फिर ये क्या बना देता है, नाउन बना देता है। कुछ एग्जांपल समझें। जैसे वर्ब आपकी लिख दी गई टीच, वर्ब हो गई टीच, और टीच में हमने अगर ई आर जोड़ दिया तो टीचर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, है ना। वर्ब अगर हमने लिख दी बेग, बेग, और उसमें क्या जुड़ता है, ए आर जुड़ता है, ये डी जी डबल हो जाएगा। अच्छा, ये डबल क्यों हो गया, इसका रीज़न भी, जैसे यहाँ पर रनर लिख दिया गया तो डबल हो गया। तो रीज़न मैंने बताया था कि लास्ट का लेटर, जैसे अगर आपने लिख दिया रन, तो लास्ट का लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वावल लेटर आया हुआ है, तो ऐसा कोई सफिक्स जोड़ते समय जो कि खुद एक वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे रनिंग लिखना हो, चाहे रनर लिखना हो, चाहे नाउन बनाना हो, और चाहे इसको आईएनजी फॉर्म में, वर्ब में लिखना हो, पार्टिसिपल फॉर्म में या जेरंड फॉर्म में, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एन को डबल कर देगा, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देगा, बशर्ते कि जो ये वर्ड है सेमी वावल ना हो। जैसे प्ले है, PLAY, तो प्लेयर लिखेंगे तो वाई डबल नहीं होगा, या प्लेइंग लिखेंगे तो वाई डबल नहीं होगा। ड्राइंग अगर लिखेंगे तो फिर, या ड्रॉर लिखेंगे तो फिर वो डब्ल्यू डबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बेगर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ओ आर जैसे लिखा हुआ है कलेक्ट, और ओ आर हमने जोड़ दिया तो कलेक्टर हो गया। तो इस टाइप के ये जो वर्ड्स आपके बन करके आए वो क्या हो गए, नाउन हो गए। तो ये रनर तो हो गया क्या, नाउन। और जब ये नाउन की विशेषता बताने लगा तो फिर इसको हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। इस वर्ड को हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। जैसे ही इज अ फास्ट रनर, मतलब वो एक तेज धावक है। तो रनर नाउन है, नाउन के लिए जब हमने फास्ट यूज कर दिया तो ये हो गया क्या, एडजेक्टिव यूज हो गया यहाँ पर।
तो ये वर्ड हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जबकि अब दोबारा जब यहाँ पर हमने लिखा ही रन्स फास्ट, वर्ड वही लिखा हुआ है फास्ट, लेकिन यहाँ पर अब ये एज एन एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, एज एन एडवर्ब आ रहा है, एज एन एडवर्ब आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रन्स जो लिखा हुआ है ये आपकी हो गई वर्ब, और जब ये वर्ब हो गई तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। ये एडवर्ब मैनर हो गया, हाउ का आंसर है कि वो कैसे दौड़ता है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, तो कैसे बोलता है? लाउडली बोलता है ना। द रिवर इज़ फ्लोइंग स्लोली, रिवर कैसे फ्लो कर रही है? स्लोली फ्लो कर रही है। लेकिन ही रन्स फास्टली नहीं कहा जाएगा, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है ना। हार्डली होता है, वो आपको यूज़ मैंने बता दिया था कि कैसे हार्डली का यूज़ करना है एडवर्ब में। तो ये बात हो गई फास्ट के लिए, है ना। फास्ट का यूज़ हम एडजेक्टिव के तौर पर भी करेंगे और एडवर्ब के तौर पर भी करेंगे। अगली बात आपकी आ जाती है इनफ। इनफ, तो ये वर्ड भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा ये। अब देखिए, अगर जैसे ये लिखा है he has enough time to prepare for the examination. She has enough money to buy a car. He is intelligent enough to solve this sum. He ran fast enough to win the race. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वर्ड आपका इनफ लिखा हुआ है, इनफ जो आपका वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर दोनों तरीके से यूज किया गया है। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ही हैज़ इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी के लिए उसके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। अब यहाँ पर टाइम जो है वो क्या है? नाउन है। टाइम क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी तरह से मनी क्या हो गया? नाउन हो गया। टाइम या मनी अगर हम लिखेंगे तो ये नाउन है, और इनके लिए जो हमने इनफ यूज कर दिया है ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा एडजेक्टिव, ये काम करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ही हैज़ इनफ मनी मतलब उसके पास पर्याप्त पैसा है, सॉरी इनफ टाइम मतलब उसके पास पर्याप्त समय है, और किस चीज़ के लिए? टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए। या शी हैज़ इनफ मनी टू बाई अ कार, मतलब एक कार खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा है। तो ऐसे में जो इनफ है वो नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, और नाउन के पहले जब ये यूज़ किया जाएगा तो उस नाउन की विशेषता बताने का काम करेगा, और इसको हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे इन सेंटेंसेस में देखें तो फिर यहां पर क्या कहा गया? ही इज इंटेलिजेंट इनफ। यहां पर अंतर जरा देखिए, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और अब इसको एडजेक्टिव के पहले नहीं यूज किया जाएगा, इनफ इंटेलिजेंट नहीं कहा जाएगा। जैसे इनफ मनी कहा, इनफ टाइम कहा, लेकिन इंटेलिजेंट इनफ कहेंगे, फास्ट इनफ कहेंगे। तो अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है
या फिर कोई एडवर्ब अगर वर्ड है तो उसके साथ जब इनफ आएगा तो वो खुद एक एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द या एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो ऐसे में जब ये किसी एडजेक्टिव, अगर किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की जब ये विशेषता बताएंगे तो उसके बाद इनको रखा जाएगा, उसके बाद रखा जाएगा, है ना। तो सेंटेंस हम क्या कहेंगे कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, मतलब इस सम को, इस सवाल को हल करने के लिए, सम का मतलब धनराशि भी होता है SUM, और यहां पर क्या है, सम का मतलब ये सवाल, तो इस सवाल को हल करने के लिए वो पर्याप्त बुद्धिमान है ना। ही रैन फास्ट, तो रैन आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इस वर्ब को इसने मॉडिफाई किया तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हुआ, और इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इनफ एडवर्ब आ गया। तो फिर एडवर्ब के तौर पर जब इनफ यूज किया जा रहा है तो हमेशा उस एडजेक्टिव के, उस एडवर्ब के बाद रखा जाएगा। तो इसलिए अगर हम ये लिख देंगे ही रैन इनफ फास्ट तो गलत हो जाएगा, ही रैन फास्ट इनफ टू विन द रेस, मतलब रेस को जीतने के लिए वो पर्याप्त तेज दौड़ा। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बार बार। जैसे एग्जाम में आपको दे दिया गया दिस रूम इज इनफ बिग टू एकोमोडेट 75 पर्सन्स, ये सेंटेंस आपको दे दिया गया, दिस रूम इज इनफ बिग टू एकोमोडेट 75 पर्सन्स, बाद में दे दिया गया नो एरर, ये है। तो अगर इस सेंटेंस को आपने देखा तो क्या पाया कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस रूम इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिस डिटर्मिनर हो गया रूम नाउन के लिए, उसके बारे में बात की जा रही तो इज। लेकिन जब आपने लिखा कि वो रूम है कैसा, रूम है बिग, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जब एडजेक्टिव के लिए आप इनफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, पहले नहीं यूज़ करेंगे, इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके बाद यूज़ करेंगे। तो इसलिए इनफ बिग नहीं कहा जाएगा बल्कि बिग इनफ कहा जाएगा, बिग इनफ कहा जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा दिस रूम इज़ बिग इनफ टू एकोमोडेट 75 पर्सन्स, मतलब ये रूम पर्याप्त बड़ा है किस चीज़ के लिए, 75 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। एकोमोडेट की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, डबल C और डबल M, कई बार स्पेलिंग एरर्स में ये जो है पूछ लिए जाते हैं ऐसे वर्ड्स। तो ये तो बात हमारी हो गई इनफ की, कि इनफ का यूज़ हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करेंगे, तब फिर इसका यूज़ कहाँ पर होगा, नाउन के पहले, तुरंत पहले हो जाएगा। जैसे ही हैज़ इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, या शी हैज़ इनफ मनी टू बाई अ कार। लेकिन जब हम इनफ का यूज़ करेंगे किसी एडजेक्टिव या एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो ऐसे में उस एडजेक्टिव के या उस एडवर्ब के बाद हमको इनफ का यूज़ करना होगा, और हम इसको क्या लिख देंगे, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, इनफ इंटेलिजेंट लिख देंगे, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एरर का क्वेश्चन आपको दिया गया, इनफ बिग कहेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिग क्या है, एडजेक्टिव, तो बिग इनफ कहेंगे ना कि इनफ बिग। तो मेरे हिसाब से ये इनफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करें और कब हम इसको एडवर्ब के तौर पर यूज़ करें। फिर अगली बात आपकी आती है फर्दर एंड फार्दर, ये दो वर्ड्स हैं, फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू या नेक्स्ट, और फार्दर जो है ये फार, दूरी के सेंस में जब बात आती है तो फार, फार्दर और फार्देस्ट। फार, फार्दर, फार्दर का मतलब उससे ज़्यादा दूर, और फार्देस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा दूर, है ना। तो ये फर्दर की अगर हम मीनिंग देख लें तो हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट, या कह सकते हैं इन एडिशन टू, इसका मतलब आगे या के अतिरिक्त। और अगर हम फार्दर कह देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मोर डिस्टेंट। सेंटेंसेस से इनका हम यूज समझें
he made no further comments. further कहा गया, she further replied that she was innocent. अब यहां पर हम फर्दर का अगर यूज देखें तो क्या कहा गया, ही मेड नो फर्दर कमेंट्स. कमेंट्स यहां पर नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और इसके लिए यहां पर जब इसका यूज हुआ तो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ. लेकिन मतलब क्या है कि उसने आगे कोई कमेंट नहीं किया, आगे कोई टिप्पणी नहीं की, है ना, नेक्स्ट के अर्थ में आ रहा है, या इन एडिशन टू दैट कह लें, मतलब जो उसने कहा था उसके एडिशन में उसने उसके आगे कुछ नहीं कहा. तो ही मेड नो फर्दर कमेंट्स, है ना, या कमेंट. उसके बाद फिर शी फर्दर रिप्लाइड, मतलब उसने आगे रिप्लाई किया. अब यहाँ पर रिप्लाइड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ कैसे हो जाएगा, एक एडवर्ब के तौर पर हो जाएगा. तो शी फर्दर रिप्लाइड दैट शी वॉज इनोसेंट, यहाँ पर शी जो है छूट गया है, दैट शी वॉज इनोसेंट. तो उसने आगे क्या रिप्लाई किया कि वो इनोसेंट थी. तो रिप्लाइड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया एडवर्ब. तो इन दोनों का मतलब क्या है कि उसके आगे नेक्स्ट उसने क्या कहा, है ना. फार्दर का यूज हम कैसे करें, फार्दर दूरी के लिए बात करता है, फार्दर का यूज हो जाएगा दूरी के लिए. जैसे हम ये लिख दें, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन झांसी. क्या कहा गया कि मुंबई इज फार्दर. अब यहां पर दो दूरियों के बीच बात हो रही है ना, दो दूरियों के बीच में बात हो रही है. तो हमने क्या कह दिया कि मुंबई इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ. मुंबई ज्यादा दूर है किससे, लखनऊ से, यानी लखनऊ और मुंबई के बीच की दूरी ज्यादा है, और किसकी तुलना में, दैन झांसी, झांसी की तुलना में, है ना. यानी दैन झांसी इज, जितना कि झांसी मुंबई से दूर है. तो इसका मतलब मुंबई से झांसी नज़दीक है लेकिन लखनऊ ज़्यादा दूर है, ये मतलब हुआ. तो अब यहाँ पर हम फर्दर नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, फार्दर लिखेंगे. फार्दर ग्रामेटिकली करेक्ट होगा आपका, ग्रामेटिकली करेक्ट आपका क्या होगा, फार्दर होगा. तो ये बात हो गई फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंस. फर्दर का मतलब आगे, जैसे ही फर्दर सेट, मतलब उसने आगे कहा, है ना. और फार्दर का मतलब क्या हुआ कि दो दूरियों को हम कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ जो है उससे ज़्यादा दूर है, माइल्स में, किलोमीटर्स में, है ना. इस टाइप में जब बात होती है, जब उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम फार्दर का यूज़ करते हैं. तो ये फर्दर और फार्दर के बीच का हो गया डिफरेंस. उसके बाद LATER लेटर और LATTER लेटर, ये दो वर्ड्स हैं, लेटर और लेटर. देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है LATER, ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करेगा, जबकि ये जो लेटर लिखा हुआ है ये केवल एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना. सेंटेंस समझें, आई एम बिजी नाउ, प्लीज कम लेटर. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेटर, LATER लिखेंगे, LATER लिखेंगे लेटर. आई एम बिजी नाउ, प्लीज कम लेटर. LATTER लेटर का यूज कैसे करें, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी was very interesting. The later part of the movie, अब ये पार्ट आपका नाउन हुआ और इसके लिए क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव.
यहाँ पर ये कम वर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर हुआ, तो ये एडवर्ब है, यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ। तो द लेटर पार्ट, ये लेटर तब यूज़ किया जाएगा जब हम दो के बारे में बात कर रहे होंगे, और ये फॉर्मर हो जाएगा और ये लेटर हो जाएगा। जो पहला है वो फॉर्मर हो गया और जो बाद वाला है वो लेटर हो गया। तो जैसे कोई मूवी है, ये इंटरवल तक की बात हो गई, तो इंटरवल से पहले का पार्ट हो गया और ये इंटरवल के बाद का पार्ट हो गया। तो हम लेटर जब लिखेंगे तो LATER नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो ही पार्ट्स हैं, पहला ये दूसरा ये, तो द के साथ लिखा गया। तो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो लेटर पार्ट था, यानी ये वाला पार्ट, इधर वाला इंटरवल के बाद वाला जो पार्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमने कह दिया। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस टाइप के सेंटेंस में हो जाता है? अगर ये लिखा है कि ही विल गो टू दिल्ली बाय अ ट्रेन, ये सेंटेंस दे दिया गया कि ही विल गो टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जाएगा बाय आ, और आपके पास ऑप्शंस इसमें आ गए LATER, LATTER, लेटेस्ट दे दिया गया और लेटली दे दिया गया। ऐसे वर्ड्स हो गए। लेटली भी एक शब्द होता है, इसका मतलब रिसेंटली होता है। अब लिखा हुआ है ही विल गो टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जाएगा, और बाई आ, फिर यहाँ पर ट्रेन, ट्रेन आपका नाउन हो गया। अब लेटेस्ट आ के साथ लेटेस्ट नहीं कहा जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री है ना। फिर लेटर और लेटली, लेटली का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं, इसका मतलब रिसेंटली होता है, ठीक है। द लेटेस्ट कहा जाएगा, जो है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, यानी नवीनतम। अगले स्टेप में हम ये भी बात करेंगे लेटेस्ट क्या है और जो है लास्ट क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब दो वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास बचे, लेटर LATER और LATTER। अब आपने मीनिंग निकाला कि LATER लेटर तो मतलब बाद में होता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है, एडवर्ब के तौर पर आएगा। जैसे ही प्लीज़ कम लेटर, कृपया बाद में आओ, है ना, मैं अभी बिजी हूँ, कृपया बाद में आओ, तो प्लीज़ कम लेटर में आपने LATER लिखा, तो आपको लगने लगा कि ये वाला तो होगा नहीं, और आपने क्या किया, ये वाला लगा दिया LATTER, है ना, बाद वाला। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, आ लिखा हुआ है। और हमने एक बात की थी, LATTER तभी आप लिख सकते हैं जब केवल दो के बारे में बात हो। ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये बाद वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आ लेटर ट्रेन, यानी बाद की कोई ट्रेन, इसका मतलब कई ट्रेन से, उनमें से किसी से भी जा सकता है। तो आप LATTER यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका ये होगा LATER, क्योंकि आ लगा हुआ है। अगर द होता तो इसका मतलब दो ही ट्रेन से, पहली छूट गई है, और बाय द लेटर ट्रेन यानी बाद वाली ट्रेन से हो जाएगा। लेकिन आ लगा हुआ है तो आ लेटर ट्रेन जब आप लिखेंगे तो LATTER गलत हो जाएगा, LATER ये आपको लिखना होगा, बाय अ लेटर ट्रेन। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो है दिक्कत दे देता है। ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, यहाँ पर कैंडिडेट गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आ के साथ लिखा हुआ है तो आ के साथ फिर आप LATER लिखेंगे, LATTER नहीं लिख सकते, क्योंकि वो केवल दो में बात करेगा, वहाँ पर बात डेफिनेट हो जाती है। जैसे द लेटर पार्ट, ये द के साथ आता है, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी। लेकिन यहाँ पर लेटर अगर लिखेंगे तो फिर आ लेटर पार्ट या आ लेटर, जो भी आपको जो है लिखना हुआ, ट्रेन जैसे बस है ना, कुछ भी, तो आप LATER लेटर का यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स में डिफरेंस था। इसके अलावा भी कुछ दो चार वर्ड्स हैं, जैसे लास्ट, लास्ट का मतलब हो जाता है अंतिम। जैसे दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, 20 चैप्टर्स हैं, और अगर हम लास्ट वाले 20th चैप्टर के बारे में, हम 20th कभी नहीं कहा जाएगा, 20th 30th इस टाइप में इनको कहा जाता है। तो अगर हम 20th चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको क्या कह देंगे, लास्ट चैप्टर कह देंगे। टोटल 20 चैप्टर्स हैं और आखिरी वाला जो चैप्टर है वो लास्ट है। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम होता है। जैसे दिस इज द लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट की क्या है, लेटेस्ट फोटोग्राफ है। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, इस किताब का ये लेटेस्ट एडिशन है। लास्ट एडिशन नहीं कहा जाएगा। लास्ट, हाँ लास्ट तब कह सकते हैं जैसे कुछ साल पहले वो किताब छपनी बंद हो गई,
मान लीजिए 1989 में वो किताब आखिरी बार छपी और उसके बाद फिर अब ना छपी है ना छपेगी, तो हम क्या कह देंगे, वो लास्ट एडिशन है, आखिरी संस्करण है। लेकिन जो किताब लगातार अपडेट हो रही है तो हम उसको लास्ट एडिशन न कह करके क्या कहेंगे, लेटेस्ट एडिशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से नियरेस्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब उसी क्रम में अगला। ठीक है, जैसे 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद 6ठा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद 7वां क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट हो जाएगा। नियरेस्ट क्या होता है, चारों तरफ 360 डिग्री में जो सबसे कम दूरी पर हो। जैसे ही वेंट टू द नियरेस्ट डीलर, ही वेंट टू द नेक्स्ट डीलर नहीं कहा जाएगा, नेक्स्ट मतलब तो अगला हो जाएगा, नियरेस्ट डीलर है ना, टू बुक अ बाइक। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बाइक को खरीदना चाहता था तो किसके पास गया, नियरेस्ट डीलर के पास, जो सबसे नज़दीक कंपनी थी, है ना, एजेंसी थी। तो ये बातें हो गई इनके बीच में डिफरेंस की। अगली जो हमारी क्लास होगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है दिया जाएगा, जिसमें हम पहले बेसिक लेवल के हम क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, जैसा कि हमने अब तक इससे पहले की क्लासेस में किया है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।